Hello, good afternoon, everybody. So today is the last episode of Basics of Transplant. आज हम इस Basics of Transplant में जानेंगे कि पोस्ट ट्रांसप्लांट और फॉलोअप हमारा पोस्ट ट्रांसप्लांट क्या कर सकते हैं हम लोग और कैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ जितनी पॉसिबल हो जी सकते हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट. So we are going to talk about the post transplants this thing. So we divide the transplant into three phases. One is uh, sorry. So we talk about we in the previous sessions we have talked about the brief introduction to the history of transplant, types of transplant, sources of transplant, donor selection, stem cell donation, and the complications post transplant. तो इसमें इन सारे सेशंस में हमने अभी तक जाना कि ट्रांसप्लांट कैसे शुरू हुआ, कितने प्रकार के ट्रांसप्लांट होते हैं, उनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं और डोनर को हम लोग किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, एक्चुअली टाइपिंग क्या होती है और पोस्ट ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं. आज हम जानेंगे कि एक बार ट्रांसप्लांट हमारा हो गया है तो उसके बाद की जो लाइफ है वो कैसी रहती है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और कैसे हम अपने आप को जितना पॉसिबल हो सके नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जा सकें. जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताया कि दिस वाज वेरी न्यू फील्ड जस्ट 60-70 इयर्स बैक एंड इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला डॉक्टर ई डोनाल्ड थॉमस की टीम को फॉर डिस्कवरिंग दिस न्यू फील्ड विच इज एक्चुअली अ सेवियर फॉर मेनी पेशेंट्स. So we are going to understand the various steps of the transplant. We have understood actually in previous slides, and we have come to know कि first transplant में हमारे को indication को define करना होता है कि whether the transplant will help this patient or not. फिर उसके बाद सेकेंड हम लोग डिसाइड करते हैं, फैमिली की काउंसलिंग होती है, डोनर का सिलेक्शन होता है, फिर डोनर की फिटनेस को पहले जज किया जाता है कि डोनर इज फिट टू डोनेट दी स्टेम सेल्स और नॉट. वंस डोनर इज फिट देन डोनर की टेस्टिंग होती है और उसके क्या कहते हैं वेरियस इन्फेक्शन रिलेटेड टेस्ट होते हैं. अगर वो सब कुछ नेगेटिव आते हैं तब हम डोनर का स्टेम सेल्स लेते हैं. वंस डोनर स्टेम सेल्स आर टेकन देन उसके बाद हम लोग पेशेंट की कंडीशनिंग को शुरू करते हैं और पेशेंट की कंडीशनिंग मीन्स उसको कीमोथेरेपी देते हैं ताकि उसकी बॉडी को हम लोग प्रिपेयर कर सके टू एक्सेप्ट दी donor stem cells. And once this is done then we do the transplant. So donor actually is nothing but it is actually a good seed, good source, a donor, and good source is very very much required to have a healthy plant post transplant, that is healthy engraftment and healthy stem cells post transplant. So जैसे कि आपको पता है कोई भी सॉइल में अगर हम लोग सीड डालते हैं तो जिस प्रकार का सीड डालेंगे वैसा ही पौधा उगेगा. तो अगर अच्छा सीड होगा तो अच्छा प्लांट आएगा. डेफिनेटली for transplant also we need a very good donor, we need a very good source of the stem cells, and then only we can see that the transplant is successful without much complications. And recipient is nothing but it is like a soil. तो soil को हमारे को prepare करना पड़ता है for transplant. सो बेसिक्स ऑफ ट्रांसप्लांट्स में हमारे पास हम लोगों ने ये भी पता किया कि किस तरह के ट्रांसप्लांट्स होते हैं. जैसे ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट हो गया, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट हो गया. ऑटोलोगस का मतलब है सेल्फ ट्रांसप्लांट, मतलब डोनर जो है वो पेशेंट खुद ही है और वो अपने आप को ही स्टेम सेल्स देता है. और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट्स मतलब कि वो स्टेम सेल्स जो है वो किसी और से ले रहा है. डोनर यहाँ पे पेशेंट खुद नहीं है बल्कि कोई और है. और वो कोई और कौन हो सकता है जिसका कंप्लीट एचएलए मैचिंग है या फिर इनकम्प्लीट एचएलए मैचिंग है, बट इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द ट्रांसप्लांट, टाइप ऑफ द डिजीज जिसमें हम लोग इस तरह के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. हमारी कोशिश वही होती है कि जितना एचएलए मैच हो उन्हीं डोनर्स को हम लोग ले. जैसे कि सिबलिंग अगर फुल मैच है तो हम लोग उसको लेते हैं, फिर फैमिली में अगर कोई फुल मैच है तो उसको लेते हैं, और अगर उसके बाद हम लोग पेरेंट्स या फिर अनरिलेटेड फुल मैच डोनर्स को लेने की कोशिश करते हैं. पर अगर वो भी नहीं मिलते हैं और ट्रांसप्लांट ज़रूरी है पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए, देन हम लोग हैप्लोआइडेंटिकल ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट करते हैं, और या फिर कैंसर जैसी कंडीशंस में कहीं पर हम लोग मिसमैच ट्रांसप्लांट भी करते हैं जिसमें कि अनरिलेटेड
है पेशेंट और उसका मैच भी नहीं करता है, फिर भी हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, पर वो धीरे धीरे बहुत रेयर होते जा रहे हैं इस तरह के ट्रांसप्लांट, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो प्रेफरेबली आजकल हम लोग सिबलिंग मैच ट्रांसप्लांट, फैमिली रिलेटेड ट्रांसप्लांट्स और हैप्लोइडेंटिकल ट्रांसप्लांट और फुल मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट्स करते हैं। So these are diagrams only or cartoons to show only the picture कि stem cells जो आ रहा है वो पेशेंट खुद दे रहा है और पेशेंट के अंदर ही जा रहे हैं। और एलोजेनिक में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि एक पेशेंट होता है और एक डोनर होता है। स्टेम सेल डोनर से लेते हैं और पेशेंट को देते हैं। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट्स हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं, डोनर की बोन मैरो में से ले सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड में ले सकते हैं, और या फिर किसी बच्चे के कॉर्ड ब्लड में से भी ले सकते हैं, जो रिलेटेड भी हो सकता है और अनरिलेटेड भी हो सकता है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे इज फॉलो अप एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट। तो पोस्ट ट्रांसप्लांट जो है हमारा 3 फेजेस में काउंट हुआ है। वन इज इमीडिएट पोस्ट ट्रांसप्लांट, देन पोस्ट ट्रांसप्लांट एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट मोर देन 1 ईयर। तो जो इमीडिएट पोस्ट ट्रांसप्लांट 2-3 मंथ्स है वो काफ़ी क्रूशियल टाइम रहता है और उसमें हमारे को काफ़ी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स रहती हैं। देन पोस्ट ट्रांसप्लांट 6 मंथ्स टू 1 ईयर लाइफ स्टार्ट्स कमिंग ऑन ट्रैक और उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन होनी शुरू हो जाती है फॉर hospital visits also and blood monitoring also. And post transplant after 1 year, mostly if there are no complications and your engraftment is complete, then you are free from the disease and you are most of the medications also stop. So immediate post transplant के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है? First of all, congratulations, now you are coming home. So first you have to prepare your home. तो उसके लिए हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पर भी फंगस लगा है घर में, बाथरूम में, छत पर, कहीं पर भी उनको रिमूव करके कोशिश करके या तो पहले से ही पेंट वगैरह करवा के रखना चाहिए, बिकॉज ये मोल्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं पेशेंट के लिए। एंड इफ दे ब्रीथ, they can breathe these molds and these molds can grow into their lungs and other organs and can cause lot of infection. So hygiene is very very important. Then clean bed sheets are very very important. Daily bathing of the patient is very important. कोशिश करके सेपरेट बाथरूम होना चाहिए या फिर बाथरूम जो है ट्वाइस अ डे क्लीन करना चाहिए ताकि पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन ना हो। और कोई भी लाइव प्लांट्स जो हैं वो पेशेंट के रूम में नहीं रखने चाहिए और डस्टिंग वगैरह जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो धूल उड़ेगी उसकी वजह से जो स्पोर्स हैं वो पेशेंट को अगेन इनहेल कर सकता है और उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऑल दीज प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन वंस यू आर ब्रिंगिंग द चाइल्ड और द पेशेंट पोस्ट ट्रांसप्लांट टू होम। एक बार आप बच्चे को या फिर बड़े को किसी को भी अपने घर लेके आते हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट, इमीडिएट पोस्ट ट्रांसप्लांट, तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। फिर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसमें होम कुक्ड फूड होना चाहिए, फ्रेश फूड होना चाहिए, पहले का रखा हुआ फूड नहीं रखना है, कुछ भी कच्चा नहीं देना है, थरली वॉश करना है वेजिटेबल्स को, उनको यूटेंसिल्स को अच्छे से क्लीन करना है और अपने मेडिसिन जो हैं वो बहुत रेगुलरली लेने हैं। कोई भी मेडिसिन बीच में नहीं छूटना चाहिए, स्पेशली इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लाइक साइक्लोस्पोरिन हो गया, टेक्रोलिमस हो गया, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस। तो उनको बहुत रेगुलरली लेना चाहिए ताकि आपको कम से कम इन्फेक्शन भी हो और आपकी जो ट्रांसप्लांट की सक्सेस है वो कंटिन्यू रहे। और कुछ भी करने से पहले अपने हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी घर का मेंबर अगर आपके पास आता है तो उसको हैंड वॉश करके आना चाहिए। और किसी भी घर के मेंबर को अगर कोल्ड है, कफ है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए आपसे कांटेक्ट करना, और अगर ज़रूरी है तो मास्क पहन के बात करनी चाहिए। और न्यूट्रिशन पोस्ट ट्रांसप्लांट अगेन बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मुंह में छाले हो सकते हैं, नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ मल्टीपल मेडिकेशंस विच यू आर टेकिंग, टेस्ट चेंज हो सकता है, डायरिया हो सकता है बिकॉज ऑफ GVHD और सम अदर इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो इसकी वजह से न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है पोस्ट ट्रांसप्लांट। तो इसको भी अच्छे से मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेना चाहिए, फ्राइड फूड अवॉइड करना चाहिए, हाई न्यूट्रिशन और हाई प्रोटीन डाइट जो है वो लेनी चाहिए इसके अंदर पोस्ट ट्रांसप्लांट, ताकि आपका एल्ब्यूमिन लेवल भी अच्छे से ठीक ठाक रहे।
जो लोग एग्स वगैरह खाते हैं उनको फुली बॉइल्ड एग्स खाने चाहिए, हाफ बॉइल्ड और कच्चे एग्स नहीं लेने चाहिए। सो इस तरह से आप अपना मेंटेन करते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट पूछते हैं न्यूट्रिशन के टाइम पे कि नॉन-वेज ले सकते हैं? वी अलाउ देम, बट इट शुड बी प्रॉपर्ली प्रेशर कुक्ड नॉन-वेज, देन ओनली दे कैन टेक इट। नाउ इमीडिएट पोस्ट ट्रांसप्लांट, सब क्वेश्चन पूछते हैं कितनी बार आना पड़ता है पेशेंट को हॉस्पिटल। तो फॉलो अप विजिट्स डिपेंड, एक तो करता है टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट और पोस्ट ट्रांसप्लांट आपको कोई इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो मोस्टली 1 to 2 times a week आना पड़ता है, मतलब हफ्ते में एक बार आना पड़ेगा या फिर 2 बार आना पड़ेगा। एंड मेनली दैट ऑल्सो टू डू द ब्लड टेस्ट। सो ब्लड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किडनी का फंक्शन देखते हैं, लिवर फंक्शन देखते हैं, सीबीसी देखते हैं, काइमेरिज्म वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ हम लोग देखते हैं, और once in 2 months or 3 months हम डिजीज मॉनिटरिंग भी करते हैं बाय बोन मैरो टेस्ट इफ देर इज अ ल्यूकीमिया, और स्कैन्स वगैरह करते हैं, और अगर लिम्फोमा वगैरह कुछ ऐसा रहा हो डिजीज। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डिजीज की एंड टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट की कितने ब्लड टेस्ट होंगे और किस टाइप की मॉनिटरिंग होगी। बट जनरली few blood tests are common like CBC, liver, kidney function test, chimerism. These are regular blood tests which are which needs to be done very regularly. फिर उसके बाद हम लोग मेडिकेशंस पे आते हैं। मेडिकेशंस जो हैं आपके इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लाइक cyclosporin, tacrolimus, sirolimus, MMF, these drugs will continue for at least 8 months post transplant. After that, slowly it is being tapered and then stopped. तो कुछ पेशेंट्स का हम लोग जल्दी स्टॉप कर देते हैं और कुछ पेशेंट्स को 1 ईयर से भी ज़्यादा टाइम तक लेना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनको GVHD है या नहीं है और उनकी डिजीज अंडर कंट्रोल है या नहीं है। तो इट विल ऑल डिपेंड अपॉन योर डिजीज, कॉम्प्लिकेशंस एंड टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट, कितने टाइम तक इम्यूनोसप्रेसिव लेना पड़ता है, पर जनरली मोस्टली 8 मंथ्स तक आपको ये सब मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और सिंस यू आर ऑन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, आपको एंटी फंगल भी लेना पड़ता है, एंटीवायरल्स भी लेने पड़ते हैं, समटाइम्स हम एंटीबायोटिक्स भी लेने पड़ते हैं टू प्रिवेंट एनी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो पोस्ट ट्रांसप्लांट 6 months to 1 year आपका क्या रहता है, मेडिकेशंस रहते हैं जिसको धीरे धीरे आपको टेपर करना पड़ता है, और देन दे आर स्टॉप्ड। Investigations also started decreasing gradually, and mostly it requires once in 3 months or once in 6 months, and personal life will start coming on track. Post transplant, once your immunosuppressive or other medication stop, then we advise patients कि अब अभी रीवैक्सीनेशन करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद जो भी इम्यूनिटी होती है वो बिल्कुल न्यू इम्यूनिटी की तरह होता है। तो उसमें आपको हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये सब वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। And yearly influenza vaccine we advise the patients to take to prevent any infection. Then organ preservation is also very, very important, because many medicines, especially during chemotherapy and other drugs which have been given during the transplant, they can affect the heart, lung, and kidney. So regular exercise is very, very important. Regular checkup of heart by 2D echo, लंग के लिए हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, किडनी के लिए हम लोग के यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो DTPA टेस्ट करके एक होता है वो भी करते हैं। And lastly, emotional health is very, very important, because this period is very, very stressful. So it is very important to keep your emotional health in a healthy status. अगर कोई पेशेंट को GVHD हुआ है तो उन पेशेंट्स के लिए, अगर उनको GVHD आई में हुआ है तो आई का स्पेशल चेकअप रहता है, GI ट्रैक्ट का स्पेशल चेकअप रहता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स की रेगुलर मॉनिटरिंग होती है टू सी इफ देयर इज एनी स्टिफनेस इन द मसल्स और नॉट। सो दीज रेगुलर चेकअप्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट वी शुड नो कि आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गन में अगर कोई भी साइड इफेक्ट दिखता है या फिर स्टिफनेस दिखती है या फिर ऑप्टिमल फंक्शन नहीं दिखता है, तो वी गिव सम मेडिसिन और वी टेल यू सम रीहैब प्रोग्राम्स टू decrease the side effects or to prevent these side effects in particular organs. And from your side, there should not be any smoking, no alcohol should be taken, because smoking से आपके directly lungs को effect पड़ता है और आपके हार्ट को भी इफेक्ट पड़ता है। सो यू हैव टू हैव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड रेगुलर एक्सरसाइज अगेन इज वेरी, वेरी एडवाइजेबल, एंड इट शुड बी डन।
So, most importantly, be happy and write to us. And thank you for all your attention. And kindly visit all these videos again and again to understand the basics of transplant. Thank you very much.